अमिताभ जी, बीजेपी ने जो सपना देखा था कि भाई 2029 तक आते आते अगर जब हम चुनाव मैदान में उतरे तो अपने दम पर उतरे, खुद चुनाव अपने दम पर लड़े, यानी कि बीजेपी को किसी के सहारे की जरूरत ना हो। विधानसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव, नतीजे तो किसी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि पार्टी अच्छे से उस दिशा में बढ़ रही है। देखिए, अगर 2000 ये जब साइकिल शुरू हुआ, एक तरह से आप कह सकते हैं 2014 में जब भाजपा अकेले लड़ी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई, 122 सीटें आई। 2009 में वो चौथे नंबर की पार्टी थी, यानी चौथे नंबर से सीधे फर्स्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। अब वहां से आप कह सकते हैं फिर बीएमसी में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी, फिर 19 में सरकार, फिर 24 में सरकार, और अब नगर निकाय के चुनाव और बीएमसी पे भी कंट्रोल उसका हो गया है। तो एक पूरा का पूरा साइकिल बीजेपी के लाइफ में महाराष्ट्र में कंप्लीट हुआ है। 2024 में भी 134 सीटों पे पार्टी जीती थी। अगर वो चाहती तो 10-11 इंडिपेंडेंट्स के साथ भी वो सरकार बना सकती थी, लेकिन क्योंकि अलायंस पार्टनर्स के साथ वो चुनाव लड़ी थी, इसीलिए वो अलायंस पार्टनर्स के साथ अलायंस धर्म को निभाते हुए सरकार चला रही है। 2029 में अगर इसी तरह से जीत मिलते रहती है, अब आगे जाके जिला परिषद का भी चुनाव है, फिर 2029 लोकसभा का चुनाव भी आएगा। हो सकता है कि अगर इन चुनावों में भी उसको एक बड़ी जीत मिले आगे जाकर के, तो वो अकेले लड़ने का फैसला करे। आई थिंक उस हिसाब से देखें तो एनसीपी और भाजपा का जो अलायंस है वो एक अननेचुरल अलायंस जरूर है। तो उस हिसाब से अजित पवार ने शरद पवार की पार्टी के साथ मर्जर की बातें ऑलरेडी शुरू कर दी हैं, और ऐसा लग रहा है कि एनसीपी, अजित पवार को तो लग रहा है कि कभी भी बीजेपी अकेले चुनाव लड़े तो हमें उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन भाजपा और शिवसेना का अलायंस एक नेचुरल अलायंस है, हिंदुत्व का अलायंस है, मराठी मानुस प्लस गैर मराठी मानुस का जो एक ओल्ड हिस्टोरिकल अलायंस है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये अलायंस जो है, हो सकता है इसके टिकने की संभावना ज्यादा है, बशर्ते कि बीजेपी एनसीपी अजित पवार को भी एक साथ लेके चले 2029 के चुनाव। बिल्कुल, ये हमेशा खुलकर बीजेपी ने कहा भी है, देवेंद्र फडणवीस ने, कि जब बात एनसीपी की अजीत पवार की आती है तो वो स्ट्रैटेजिक अलायंस है, सोचा समझा पूरा अलायंस है, वहां पर नेचुरल अलायंस की बात वो कभी नहीं कहते हैं। यहाँ पर हर्षवर्धन जी, अब इन नतीजों के बाद बहुत कुछ उथल पुथल, कई लोगों का संगम, पुनर्मिलन, कुछ बनता दिख रहा है आने वाले एक साल में? नहीं, देखिए, एक तो मुझे लगता है कि अब शरद पवार पूरी तरह से इरेलीवेंट हो गए। ओके, अब सुप्रिया सुले अपने भाई के साथ राजनीति करेंगी, ऐसा दिखता है, बाकी तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और चूंकि शरद पवार को एक बात और समझ में आ गई कि राहुल गांधी लगातार नासमझी के चरम पर बैठे रहते हैं, और ये तब भी दिखा जब वो अडानी समूह पर लगातार हमले कर रहे थे और शरद पवार उनके साथ बैठे हुए थे। जब वो लगातार कह रहे थे तो सुप्रिया सुले जो है लोकसभा में चर्चा करते हुए कह रही हैं कि नहीं, हम तो 4 बार जीत के आए हैं, हम कैसे ईवीएम पर सवाल खड़ा कर दें। तो अब राहुल गांधी के साथ शरद पवार के चलने की स्थिति नहीं। एक जो वोट बैंक वाली मुश्किल थी वो भी अब खत्म हो गई, जो उनको लगता था कि नहीं, हमारा एक सो कॉल्ड सेकुलर वोट बैंक है जो भाजपा के साथ जाने से खराब होगा, वो अजीत पवार और उनका समझ में आ गया कि अपना अपना दोनों संभाल सकते हैं। मुझे लगता है एक तो ये होगा। दूसरा, क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ चल पाएंगे? मुझे नहीं लगता चलने की स्थिति है, मुझे कतई नहीं लगता है, दोनों में चलने की कोई स्थिति नहीं है। उद्धव ठाकरे, ठीक है, उनके ऊपर बहुत तरह के आरोप हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर गए तो बड़े एक्सट्रीम तक चले गए, लेकिन उद्धव ठाकरे उस तरह से विनम्र व्यक्ति हैं, उस तरह से वो लाठी डंडा चलाने वाले नहीं, उनका इतिहास भी नहीं है कि कोई किसी की पिटाई कराए, मार कराए। आदित्य ठाकरे भी उस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते, लेकिन राज ठाकरे और उनके पुत्र अमित ठाकरे, वो तो पूरा का पूरा वही मसाला ही दिखते हैं। तो दोनों एक साथ चल पाएंगे, इसमें मुझे संदेह दिखता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है, कांग्रेस पार्टी क्या सचमुच पूरी तरह से गायब होने जा रही है? ये जो चुनाव है, ये सबसे ज्यादा है। बाकी तो हम लोग देवा भाव पे इतनी देर चर्चा कर ही रहे हैं।